इट्स मी गुनी एंड यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन लर्निंग फॉर लाइफ। तो ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोटिस पे बना रही हूँ बिकॉज ऑफ योर रिक्वेस्ट, क्योंकि मेरे खुद के एग्जाम्स चल रहे हैं तो मेरे पास खुद इतना टाइम नहीं मिल रहा है। बट स्टिल आपकी रिक्वेस्ट थी कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है कईयों को, तो उसके लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। वन शॉर्ट वीडियो है जिसमें हम फटाफट से पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट आपका चैप्टर नंबर है 3। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3 है हिस्ट्री का, क्लास 10 ICSE का, और इसमें हम अर्ली नेशनलिस्ट फेज के बारे में बेसिकली बात करेंगे। तो अर्ली नेशनलिस्ट जो इंडिया था वो फेज था 1885 टू 1907। अब ये जो कांग्रेस जो जल्दी शुरुआत में बनी थी, तो जो इनिशियल ईयर्स थे कांग्रेस के वो लेड किए बाय ग्रुप ऑफ लीडर्स ने, जिन्हें हम कहते हैं आज अर्ली नेशनलिस्ट। अब जो ये अर्ली नेशनलिस्ट थे वो मेंबर्स जो थे, ये अर्ली नेशनलिस्ट बेसिकली वो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, प्रोफेशनल्स थे, कैसे कैसे लॉयर्स थे, बैरिस्टर्स थे, टीचर्स थे, ऑफिशियल्स थे, और ये सारे पढ़े हुए थे मोस्टली इन इंग्लैंड। और इन जो मेजरली जो ये सारे थे, इन्होंने अपनी इंस्पिरेशन ली वेस्टर्न थॉट से, वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न थॉट जो वो बाहर जाके रहे, उन्होंने जो भी देखा वहाँ पे उससे एजुकेशन ली और इंस्पिरेशन ली कि हम इंडिया के लिए भी कुछ अच्छा करें। अब ऐसे ही जो इनकी प्रॉब्लम्स थी इसमें, सबसे पहले कि उन्होंने सोचा कि ब्रिटिश जो है वो इंडियंस के साथ जस्टिस कर रही है। दे बिलीव दैट ब्रिटिश इंटेंडेड टू बी जस्ट टू इंडियंस। उन्हें लगता था कि इंडियंस के साथ जो ब्रिटिश है वो जस्ट है, मतलब जस्टिस दे रही है, बट जो कि ट्रू नहीं था। दे वर अनअवेयर ऑफ द ट्रू स्टेट ऑफ इंडिया अफेयर्स ऑफ इन इंडिया। मतलब उन्हें ये नहीं पता चल रहा था कि इंडिया में एक्चुअली चल क्या रहा है, बिकॉज बाहर तो दिखा रहे थे वो लोग कि इंडिया ठीक चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो इंडिया में प्रॉब्लम्स आ रही थी वो इन्हें अभी नहीं पता थी। अब ऐसे ही बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स की जो थे। सबसे पहले बंगाल के बारे में बात करें। बंगाल वाले लीडर्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दैट इज WC बनर्जी, रास बिहारी घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, RC दत्त। वैसे ही तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में आ जाए तो PR नायडू, आनंदाचार्य, सुब्रमण्य अय्यर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उत्तर प्रदेश में हमारे पास पंडित मदन मोहन मालवीय था। अब महाराष्ट्र, ये वाले महाराष्ट्र और गुजरात से आपके पास दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, जस्टिस नरादे, फिरोजान मेहता, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ लिबरल इंग्लिश मैन भी थे कुछ हमारे पास, दैट इज लाइक एहो ह्यूम और वेडरबर्न। ठीक, अब इसके पास जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो क्या थे? अर्ली नेशनलिस्ट कौन थे? अर्ली नेशनलिस्ट वर द ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द कांग्रेस एंड नेशनल मूवमेंट इन इट्स इनिशियल ईयर। मतलब जिन्होंने नेशनल मूवमेंट और कांग्रेस को उनके शुरुआती सालों में चलाया, उन्हें कहते हैं हम लोग अर्ली नेशनलिस्ट। अब इनकी क्वालिटीज़ क्या थी? जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, एक तो वो स्टॉन्च बिलीवर्स थे, वो मानते थे, उनको जिस चीज़ पे विश्वास था उन्हें उस चीज़ पे विश्वास था। फिर साथ ही साथ वो ओपन माइंडेड थे। उनके मतलब जो छोटी सोच नहीं थी, जैसे हम कहते हैं कि वो बैकवर्ड सोच के नहीं थे, वो चेंज होने के लिए तैयार थे। देन मॉडरेट मतलब वो ज़्यादा लड़ाके नहीं थे, वो अपने तरीके से हर चीज़ को हैंडल करना चाहते थे। नाउ वे बिलीव्ड इन लॉयल्टी टू ब्रिटिश क्राउन एंड हैड फ्रेज दैट ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस वॉज प्रैक्टिकल। मतलब अब ये क्या, उन्हें लगता था कि जो ब्रिटिश जो कर रही है वो सही है, वो लॉयल थे ब्रिटिश के बाद, लेकिन उन्होंने लॉयल रहने के साथ साथ उन्होंने प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया जो आ रही थी इंडिया में। बिलीव्ड इन फ्यू थिंग्स, कैसे कैसे चीज़ों में उन्होंने बिलीव किया कि इंडियन शुड हैव प्रॉपर एंड लेजिटिमेट शेयर इन गवर्नमेंट। मतलब इंडिया के भी लोगों को गवर्नमेंट में पार्ट मिलना चाहिए, ऑफिशियल्स इंडिया से भी होने चाहिए। कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ब्रिटिश कनेक्शन इन इंडिया वॉज इंटरेस्ट ऑफ बोथ इंडिया एंड इंग्लैंड। उन्हें लगता था कि अगर ब्रिटिश यहाँ पे रहेगी तो दोनों चीज़ों की, इंडिया की भी और ब्रिटिश की दोनों की, इंग्लैंड की दोनों की हमारी डेवलपमेंट और ग्रोथ होगी। अब ये कंसर्न थे विद द डिमांड्स ऑफ रिफॉर्म्स। डिमांड्स वर मॉडरेट, मतलब इन्हें अपनी डिमांड्स देते थे, ये रिफॉर्म्स के लिए रिफॉर्म मांगते थे, लेकिन ये जो डिमांड्स थी वो बहुत मॉडरेट थी, बहुत प्लीजिंग तरीके से ये करते थे। दे वर नॉट वायलेंट जिसे हम कहते हैं। अब मेथड्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट के मेथड्स क्या क्या थे? तो इसमें आपको 4 मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट करने हैं। सबसे पहला आएगा, दे हेल्ड मीटिंग्स वेयर स्पीच वर मेड एंड रेजोल्यूशंस फॉर पॉपुलर डिमांड्स वर पास। मतलब वो मीटिंग्स करते थे जहाँ जहाँ पे वो स्पीच लाते थे और रेजोल्यूशंस जहाँ पे
पॉपुलर डिमांड्स जो इंडिया में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके लिए पास की जाती थी। फिर दे यूज प्रेस टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो भी प्रॉब्लम थी पॉलिसीज में जो सही नहीं थी गवर्नमेंट में, उन्होंने प्रेस का यूज़, प्रेस मीन्स आजकल का जिसे हम कहते हैं न्यूज़पेपर, न्यूज़, इन सब चीज़ों का यूज़ करके गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की ताकि वो चेंजेस लाए। फिर साथ ही साथ दे सेंट मेमोरेंडम्स, मेमोरेंडम्स मतलब लेटर्स ऑफ रिमाइंडर्स, बेसिकली वो लेटर्स भेजते थे कि ये हमने भेजी थी, ये आपको रिमाइंडर भेजा है कि इसके आप इस पर कुछ चेंजेस करो। पिटीशंस मतलब रिक्वेस्ट लेटर्स, मतलब लेटर्स भेजते थे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को और ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि हमारे रिफॉर्म्स में हमारे जो डिमांड्स है उसे पूरी की जाए। अब दे बिलीव्ड इन द यूज ऑफ 3 Ps, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 Ps क्या थे हमारे पास? 3 Ps थे पिटीशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। पिटीशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। अब ये पिटीशन सेंड करते थे, रिक्वेस्ट और लेटर सेंड करते थे प्रोटेस्ट के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं इंडिया फेस कर रहा है उसे देखा जा सके और चेंज किया जा सके। ठीक है, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। अर्ली नेशनलिस्ट के 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, दैट इज टू अटेन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब जिसमें इंडियंस का भी हाथ हो। देन टू एजुकेट पीपल इन इंडिया इन मॉडर्न पॉलिटिक्स। मॉडर्न पॉलिटिक्स मतलब जो एक्चुअल में कैसे काम करते हैं, सब कुछ होता है, उसके बारे में इंडियंस को पता लगाना चाहिए था। टू अराउज नेशनल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, हमारे इंडियंस को जागरूकता प्रोवाइड करनी, तो नेशनल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट थी। और टू अराउज यूनाइटेड पब्लिक ओपिनियन, मतलब यूनिटी को हमें लाना था, नेशनलिज्म को हमने लाना था। अब ये जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली नेशनलिस्ट है, ये आपको सिर्फ रीड करनी है, इसमें से जनरली क्वेश्चन नहीं आता, बट रीडिंग आपको हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट नेशनलिस्ट। और साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन बाई चांस एग्जाम में आ भी जाता है तो यू विल बी ईजी टू राइट। तो दे वर प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकली सब कुछ काम करते थे। वो फ्रीडम लाना चाहते थे पर स्लो प्रोसेस से, ग्रेजुअल प्रोसेस से लाना चाहते थे। ये हाई डिमांड्स नहीं थी, उनकी डिमांड्स छोटी छोटी थी जो इंपॉर्टेंट थे। वो अराउंड सीरियस ऑपोजिशन, कोई वायलेंस, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे। दे वांटेड कि बस कॉन्शियसनेस हो इंडियंस में और हमारी डिमांड्स पूरी हो जाए। फॉलोड कॉन्स्टिट्यूशन एजिटेशन मेथड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली जो कहते हैं पीसफुल मेथड्स हैं उन्हें फॉलो किया जाता था। बिलीव्ड इन पॉलिसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन विद इन द लीगल फ्रेमवर्क एंड स्लो ऑर्डरली पॉलिटिकल प्रोसेसेस। अब ये सुनने में बहुत डिफिकल्ट लगता है बट इट इज़ सिंपल कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, ये सारी ब्रिटिश की बात हो रही है कि ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी उनमें माना जाता था और वो उसी के हिसाब से चलना चाहते थे। बस फ्रेमवर्क ब्रिटिश के हिसाब से होना चाहिए था, बट वो चाहते थे कि हमारी डिमांड्स पूरी हों यहाँ पे। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाई डिड द अर्ली नेशनलिस्ट नॉट हैड हाई डिमांड्स। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो ये आंसर आएगा बिकॉज दे वांटेड टू वर्क ऑन द लाइंस ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। लीस्ट रेजिस्टेंस या जिसे हम कहते हैं लीस्ट वायलेंस। ठीक है, तो वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े हो, इसलिए वो लीस्ट रेजिस्टेंस की लाइंस पे काम करना चाहते थे। अब प्रोमिनेंट अर्ली नेशनलिस्ट कौन से थे? सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। अब दादा भाई नौरोजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो दादा भाई नौरोजी वॉज बॉर्न इन 1825 टू 1917, यहाँ पे इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो इन्हें कहा जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और बॉर्न इन पारसी फैमिली, एक पारसी फैमिली में बॉर्न हुए थे मुंबई में सितंबर 4 1825। तो ये आपको उनकी जनरल नॉलेज पता होनी चाहिए कि ही वॉज बॉर्न इन पारसी फैमिली, मुंबई में थे और सितंबर 4 1825 को हुआ। ही वॉज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब वर्क, इनका काम क्या था? ये एक प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के एल्फाइनस्टोन कॉलेज जो कि मुंबई में, यहाँ पे इन्होंने 10 साल के लिए काम किया, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स इन एल्फाइनस्टोन कॉलेज इन मुंबई। ठीक है, फिर उसके बाद 1855 में उन्होंने अपनी टीचिंग प्रोफेशन को छोड़ा और इंग्लैंड चले गए टू बी अ पार्टनर फर्म में, जो वहाँ पे उनकी जैसे हम कहते हैं सभा थी, उसमें पार्टनर बनने के लिए चला गए। फिर 1869 में वो रिटर्न किए मुंबई में और इलेक्ट हो गए टू मुंबई कॉरपोरेशन एंड लेटर फिर टाउन काउंसिल में इलेक्शन उनका हो गया।
तो 1855 में वो इंग्लैंड चले गए एंड 1869 में जब वो वापस आए मुंबई में, तो मुंबई कॉरपोरेशन और टाउन काउंसिल में उनकी इलेक्शन हुई। फिर उसके बाद इन्होंने जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फाउंड की, दैट वाज बॉम्बे एसोसिएशन। इन्होंने एक न्यूज़पेपर को भी एडिट किया, दैट इज रस्त गुफार, जिसका मतलब था स्पीकर ऑफ ट्रुथ। देन स्टार्टेड एक मैगजीन स्टार्ट की, धर्मा मार्गदर्शक। एंड देन इनके जो मूवमेंट अगेंस्ट, मतलब कौन से मूवमेंट्स थे जो इंडिया में चल रहे थे, जिनके अगेंस्ट ये थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अगेंस्ट थे, आर्टिग्रोशियस ट्रीटमेंट ऑफ पुअर पीजेंट्स एंड जमींदार, मतलब ऑपरेशन ऑफ पुअर आप समझ सकते हो, इसके ऑपोजिट। अब बात करते हैं कि दादा भाई नौरोजी के कि क्या क्या हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। सबसे पहले वो इंडिया के अनऑफिशियल एम्बेसडर थे, इसके बारे में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन इनका रोल इन कांग्रेस की, कांग्रेस में क्या क्या किया इन्होंने, और एक्सपोज इकोनॉमिक इल्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको एक चीज़ सुनने को मिलेगी, दैट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ठीक है, ये इन्होंने एक बुक दी थी जिसमें इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, सो सबसे पहले आ गया इंडियाज अनऑफिशियल एम्बेसडर, जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन्हें इंडिया का अनऑफिशियल एम्बेसडर माना जाता था उनके स्टे के टाइम पे, जब वो इंग्लैंड में थे। इंग्लैंड में वो कौन से ईयर में गए थे? इंग्लैंड में वो गए थे 1855 में, ये हमने अभी डिस्कस किया। तो ठीक है, 1855 में वो इंग्लैंड में गए थे, बिकॉज वहाँ पे क्या करते थे कि ये अपनी कंट्री के कॉजेज के लिए, डिमांड्स के लिए फाइट करते थे, बिकॉज ही यूज्ड टू फाइट फॉर द कॉज ऑफ हिज कंट्री। फिर आगे 1865 में अभी वो इंडिया वापस नहीं आए थे, क्योंकि इंडिया वो वापस आए थे 1869 में। तो 1865 में उन्होंने द लंदन इंडिया सोसाइटी को फाउंड किया था। द लंदन इंडिया सोसाइटी किसके कोलैबोरेशन के साथ? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े, बंगाल से थे यहाँ पे हमारे पास। और इससे क्या किया? पब्लिसाइज द ग्रीवेंसेस ऑफ इंडिया। इंडिया में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट की। तो 1865 में उन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी को फाउंड किया। किसके साथ फाउंड किया? डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ फाउंड किया। किस लिए फाउंड किया? ग्रीवेंसेस ऑफ इंडिया के बारे में बताने के लिए। अब ये एक फर्स्ट इंडियन थे जिनको ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जगह मिली थी इंग्लैंड में। तो फर्स्ट इंडियन टू बिकम ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स इन इंग्लैंड। तो यहाँ पे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स जो इंग्लैंड में था, उसमें सारे लोगों को नहीं जाने दिया जाता था, मेंबर नहीं बनने दिया जाता था। लेकिन ये पहले दादा भाई नौरोजी जो थे, वो पहले इंडियन थे जो यहाँ पे एज अ मेंबर गए थे। वाइल द मेंबरशिप ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो इसके बारे में हमने बात की, ही ब्रॉट नोटिस टू द हाउस द इम्पॉर्टेंट मैटर्स रिलेटेड टू इंडिया। उन्होंने इंडिया के रिलेटेड जो भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, हर चीज़ के बारे में इंपॉर्टेंट नोटिस इनको पार्लियामेंट में याद करवाया, प्रॉब्लम्स दिखाई। इन फेवर ऑफ अपॉइंटेड एजुकेटेड इंडियंस टू हायर पोस्ट। अब इन्होंने क्या क्या दिखाया? सबसे पहले कि एजुकेटेड इंडियंस को भी हायर पोस्ट पे मिलना चाहिए, सिर्फ इंग्लैंड या ब्रिटिश नहीं होने चाहिए हायर पोस्ट पे। नंबर 2, 1893 इनके एफर्ट्स की ही वजह से हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक रेजोल्यूशन पास किया था इन फेवर ऑफ होल्डिंग इंपीरियल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन बोथ इंडिया एंड इंग्लैंड। तो ये इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि 1893 में इनके एफर्ट्स की वजह से हाउस ऑफ कॉमन्स ने रेजोल्यूशन पास किया था कि जो इंपीरियल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, ICS का एग्जामिनेशन है, वो दोनों जगह इंडिया और इंग्लैंड दोनों में होगा। अब 1866 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फाउंड की थी लंदन में। ठीक है, 1866 में उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फाउंड की थी लंदन में। और ईस्ट इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। अपनी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे? कोलकाता में, मुंबई में और चेन्नई में। ये 3 जगह इसकी ब्रांचेस बहुत जल्दी पॉपुलर हुई। अब इनका रोल इन कांग्रेस, ये वाला पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका रोल कांग्रेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये 3 बारी प्रेसिडेंट बने हैं कांग्रेस के दादा भाई नौरोजी। तो इनका रोल इन कांग्रेस वाज प्रेसवर्दी। उन्होंने एक्टिव पार्ट लिया फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में। अब मैंने जैसे बताया वो 3 बारी प्रेसिडेंट बने हैं, 1886, 1893, 1906। अब 1886 मतलब एक साल ही, अगले साल ही जब वो कांग्रेस बनी। 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ एंड यस, और 1886 में वो बन गए। नाउ 1906
में भी बने और 1893 में भी। अब इन्होंने रेजोल्यूशन कौन से पास कराए? एक एजुकेशन की एजुकेशन मिलना चाहिए, स्वदेशी मूवमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट और बॉयकॉट, ये सारे इनके इंपॉर्टेंट थे। अब ये जो सारे थे ना, ये इनके अंडर बने। और क्रेडिट फॉर डिमांडिंग स्वराज फ्रॉम कांग्रेस प्लेटफॉर्म फॉर फर्स्ट टाइम, मतलब इनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने हमारे इंडिया के लिए इंडिपेंडेंस मांगी थी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से 1906 में फॉर द फर्स्ट टाइम। Presidential address said Congress wanted self-government और स्वराज like that of Canada और ऑस्ट्रेलिया। इनके प्रेसिडेंट में, जब ये प्रेसिडेंट थे, इन्होंने कहा कि कांग्रेस को वैसी सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए या वैसी इंडिपेंडेंस चाहिए जैसे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो इसलिए दादा भाई नौरोजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने इंडिया के इकोनॉमिक इल्स को एक्सपोज किया, जैसे कि मैंने बताया कि वो एक इकोनॉमिक थिंकर थे। ठीक है, तो कंक्लूड क्या किया कि जो इंडिया की जो सारे इकोनॉमिक इल्स, जो पॉवर्टी, सबका जो रीज़न है ना, वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया है बाय ब्रिटिश। मतलब जो ब्रिटिश है वो इंडिया को तंग कर रहे हैं, एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। इन्होंने अपने व्यूज़ इंडियन के जो इकोनॉमिक के ऊपर जो उनके व्यूज़ हैं, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पे उन्होंने बुक लिखी और इसमें एक फेमस ड्रेन थ्योरी डाली, जिसने एक्सप्लेन किया कि कैसे इंडिया की जो वेल्थ थी वो धीरे धीरे करके सारी इंग्लैंड में जा रही थी। अब आ जाते हैं दादा भाई नौरोजी को। कब डेथ हुई? 1917। और इन्होंने एक लेसन दिया ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू नेशन, सारा अपनी पूरी जिंदगी नेशन को सुधारने में लगाई है। इसके साथ हमारा दादा भाई नौरोजी खत्म होता है। अब हम आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले पे। ओके, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो 1866 में उनका बॉर्न हुआ। कहाँ पे? कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में। अब इनका जो प्रोफेशन था, ये एक हिस्ट्री इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। कहाँ पे? फर्गुसन कॉलेज में, पुणे में। अब यहाँ पे ये इन्फ्लुएंस किसके आइडिया से इन्फ्लुएंस हुए? MG रनाडे के। अब इन्होंने ज्वाइन किया डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जिसको फाउंड किया था जस्टिस रनाडे ने। और ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी ये इंग्लैंड गए टू प्रोपोगेट इंडियन व्यूज बिफोर द वेलबी कमीशन। वेलबी कमीशन को इंडियन के जो व्यूज थे वो शो करने के लिए गए थे हमारे इंग्लैंड। और इन्हें एक टाइटल भी मिला ऑफ CIE, चैंपियन ऑफ इंडियन एम्पायर का इन्हें टाइटल मिला था। ठीक है, फिर साथ ही साथ आ जाते हैं कि मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने प्रिजाइडेड ओवर वेरियस सेशन ऑफ कांग्रेस। 1905 में बहुत सारे जो सेशंस हुए कांग्रेस के, उन्होंने देखे। और फेथ रखा ब्रिटिश लिबरलिज्म में, इनको फेथ था। और इनकी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि पेपर में नहीं आती होती, बट इफ़ यू राइट यू कैन गेट एक्स्ट्रा मार्क। द गोल ऑफ कांग्रेस शुड बी द अटेनमेंट ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट similar to which existed in self-governing colonies of British Empire। ये स्टेटमेंट का मतलब बहुत हद तक बिल्कुल सेम है टू द स्टेटमेंट गिवन बाय दादा भाई नौरोजी की कांग्रेस वांटेड सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज लाइक दैट ऑफ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशंस में सबसे पहले इन्होंने ब्रिटिश को रिफॉर्म्स के लिए परसुएड किया, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी तैयार किए, और रोल एज ए मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। अब सबसे पहले छोटा वाला रोल कंप्लीट करते हैं, दैट इज सर्वेंट्स टू इंडियन सोसाइटी। ये सबसे छोटा पार्ट है हमारे इसमें। तो ये सेटअप सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905। इन्होंने एक सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एक सोसाइटी का नाम है, इन्होंने इसको सेटअप किया इन 1905। और इस सोसाइटी का एम जो था वो मेन था कि ट्रेन करना इंडियन नेशनल लीडर्स को जो अपनी लाइफ इंडिया के लिए दे देंगे। ठीक है, और इसके इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो थे दैट वाज श्रीनिवास शास्त्री और हरिदिनाथ कंजरू। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे ये वाला पार्ट खत्म होता है। अब आता है जो हमारा परसुएटेड ब्रिटिश फॉर रिफॉर्म्स। कैसे ब्रिटिश को रिफॉर्म्स के लिए इन्होंने परसुएट किया, रिक्वेस्ट किया, कैसे इनको मनाया। फेवर्ड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स टू अचीव गोल्स। इन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स पीसफुल, मीन्स अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अपोज द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट व्हेन एवर नेसेसरी। ये नहीं कि ब्रिटिश के हाँ में हाँ मिलाई, जब ज़रूरी थी उन्होंने अपोज भी किया। क्रिटिसाइज्ड ऑन द इशूज़ लाइक
इनकरिंग ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन ब्रिटिश आर्मी, मतलब इंडिया के पैसे ब्रिटिश आर्मी पे ज़्यादा यूज़ होना, इस पर उन्होंने चेंज किया। अडॉप्टिंग पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन अपॉइंटमेंट टू हायर पोस्ट, मतलब इंडियंस को भी हायर पोस्ट मिलनी चाहिए। इम्पोजिंग प्रोडक्शन टैक्स ऑन कॉटन, कॉटन पे बहुत ज़्यादा टैक्स पड़ रहा था, उसको खिलाफ उन्होंने इम्पोज किया। ठीक है। स्ट्रॉन्ग प्ली फॉर रिफॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी ऑफ लेजिस्लेटिव को अलग अलग करने के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट की। प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन पैसेज ऑफ मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया। मेंबर ऑफ इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन इन्होंने सर्व किया टू इंक्रीज द शेयर ऑफ इंडियंस इन हायर सर्विस, तो इंडियन का शेयर सर्विस में इंक्रीज करवाने के लिए इन्होंने इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया था। परसुएड ब्रिटिश स्टेटमेंट नॉट टू गिव इफेक्ट टू पार्टीशन ऑफ बंगाल, इन्होंने रिक्वेस्ट की ब्रिटिश से कि पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज रोल एज अ मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, तो इन्होंने उस हिसाब से क्या रोल प्ले किया। सबसे पहले बिकेम मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, कब बने थे, 1902 में बने थे, 1902 में। प्लीडेड इन द काउंसिल फॉर रिडक्शन ऑफ सॉल्ट ड्यूटी, अबॉलिशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन कॉटन गुड्स, इन्होंने क्या रिक्वेस्ट की कि सॉल्ट ड्यूटी और कॉटन ड्यूटी, मतलब जो टैक्स लग रहा था बिना बात के सॉल्ट और कॉटन पे, उसको मना किया जाए। रिलेंटलेस एफर्ट्स लेड टू रिडक्शन इन टोल टैक्स, इन्होंने टोल टैक्स का भी रिडक्शन कराया। इंट्रोड्यूस अ बिल टू मेक प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी, इन्होंने एक बिल भी प्रोड्यूस किया जिसमें उन्होंने कहा कि प्राइमरी जो एजुकेशन है वो कंपल्सरी होनी चाहिए, बट उसमें उनको अच्छी सक्सेस नहीं मिल पाया। डिमांडिंग रेडिकल चेंजेस इन फिस्कल पॉलिसी एंड बेटर जॉब्स फॉर एजुकेटेड मिडिल क्लास, मतलब पॉलिसी ये थे, फिस्कल पॉलिसी जो बनाई थी कि जिसमें इंडियंस को, एजुकेटेड इंडियंस को इतनी जॉब नहीं मिल रही थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि इंडियंस को जॉब मिलनी चाहिए। इम्प्रेस्ड गवर्नमेंट टू रिड्यूस द लैंड रेवेन्यू, इन्होंने ही गवर्नमेंट को प्लीड किया था कि जो लैंड रेवेन्यू है उसको डिक्रीज करना, जो लैंड पे टैक्सेस लग रहे हैं। ना गोपाल कृष्ण गोखले का जो लास्ट पॉइंट है दैट इज विद गांधी जी, इन्होंने को गांधी जी ने अपना पॉलिटिकल मेंटर भी बनाया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गए साउथ अफ्रीका में गांधी जी को अपनी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से जो फाइट करे थे उसमें हेल्प करने, और उन्हें परसुएड किया कि वो इंडिया में वापस आएँ और इंडिया की पब्लिक लाइफ में इंडिया के लिए रिफॉर्म्स करने के लिए उन्हें ज्वाइन करें, और गांधी जी ने एक्सेप्ट किया इन्हें एज इट्स पॉलिटिकल मेंटर। गोखले जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उनकी डेथ हुई ऑन फरवरी 1915, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हम उसको डिस्कस करते हैं। विद दिस वी विल बी कंप्लीटिंग आवर चैप्टर। अब सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में बात करते हैं कि 1848 में उनका बर्थ हुआ एंड 1925 तक वो जिंदा थे। तो जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है उन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, एक नेशनलिस्ट लीडर थे, पॉपुलर जर्नलिस्ट थे, डेडिकेटेड एजुकेशनिस्ट थे, और उनका जो बॉर्न हुआ था 1848 में, कहाँ पे, बंगाल में। ये फर्स्ट इंडियन थे तो क्वालिफाइड फॉर द इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम, ICS एग्ज़ाम जिसकी हमने बारे में पीछे बात की थी, उसको क्लियर करने वाले फर्स्ट इंडियन थे। इन्होंने एक मैजिस्ट्रेट की तरह काम किया था असम में, पर पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को अपोज किया था, ठीक है। प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश थे, ठीक है। सेटअप हिज ओन स्कूल, और अपना स्कूल बनाया जिससे टर्न किया गया रायपन कॉलेज की तरह। रायपन कॉलेज आपने सुना होगा, तो वो इनका ही स्कूल है। इलेक्टेड टू कैलकुटा कॉरपोरेशन, कोलकाता में जो कॉरपोरेशन है उसमें इन्हें इलेक्ट किया गया। रिमेन मेंबर फॉर 2 डिकेड्स मीन्स 20 ईयर्स, और 20 ईयर्स तक के लिए वो मेंबर थे, ठीक है। इलेक्टेड टू बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल 4 टाइम्स, बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वहाँ पे इनकी 4 बार इलेक्शन हुआ। 1921 में इन्हें अपॉइंटेड, ये कैसे, मिनिस्टर ऑफ
सेल्फ गवर्नमेंट एंड हेल्थ बाय गवर्नर ऑफ बंगाल ने इन्हें अपॉइंट किया। ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें ये पोजीशन मिली और एडवोकेटेड द यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। मैंने कहा सारे जो इंडियन नेशनल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ही यूज कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड मतलब पीसफुल मेथड्स, ठीक है, फॉर अटेनमेंट ऑफ इंडियाज गोल। और इनकी डेथ हुई 1925 में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट ही अपोज्ड वेयर नेसेसरी एंड कॉपरेशन वेयर पॉसिबल। ये इनका ये मानते थे कि जब ज़रूरत है तो लड़ेंगे वरना कॉपरेट करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशंस इनके बात करते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूशंस इस्टेब्लिश द इंडियन एसोसिएशन इन्होंने बनाई, क्रिएटेड ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और इनके पॉलिटिकल आइडियाज। अब इस्टेब्लिश्ड इंडियन एसोसिएशन के बारे में बात करें तो फाउंडेड इंडियन एसोसिएशन इन 1876 टू फाइट अगेंस्ट द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। इसका एम क्या था कि एजुकेट पीपल, क्रिएट स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन, अराउज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड यूनिटी। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट ही यहाँ पे सेम है। क्रिएटेड ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो क्रिएट ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। यस, सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि उन्होंने कन्वेन किया था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1883 में कोलकाता में, एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस को मर्ज किया विद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 में। बोथ के ही सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स थे और उन्होंने दोनों उस पर प्रिसाइड किया ओवर 2 सेशंस ऑफ कांग्रेस 1895 में और 1902 में। तो वेरी लास्ट हेयर इज़ पॉलिटिकल आइडियाज़। तो एडिट उन्होंने किया न्यूज़पेपर बंगाली विच सर्व्ड एज अ पावरफुल मीडियम फॉर मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन। मतलब पब्लिक ओपिनियन को अराउज करने में, क्रिएट करने में, यूनिटी क्रिएट करने में बहुत हेल्प हुई। फिर उन्होंने एक बुक थी नेशन इन द मेकिंग, ये अकाउंट देती है उनके पॉलिटिकल कंसर्न्स की कि उनको क्या क्या कंसर्न्स थे रिगार्डिंग द कंट्री। और इन्होंने एजिटेशन स्टार्ट की अगेंस्ट द लाइसेंस एक्ट, आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर एक्ट, प्रेस एक्ट, और अगेंस्ट लोअरिंग द एज फ्रॉम 21 to 19 इन द अपीयरिंग ICS एग्ज़ाम, कि जो एज को कम कर दिया गया था उसके अगेंस्ट थे, आर्म्स एक्ट के अगेंस्ट थे, वर्नाकुलर एक्ट के अगेंस्ट थे, प्रेस एक्ट के अगेंस्ट थे, ठीक है। इन्होंने अपोज किया मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म को 1909 वाला, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इन्होंने अपोज किया डिवीजन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन, जो कि था 1905 में। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर एंड होप यू लाइक दैट. Please give this video a thumbs up, share this with your friends and subscribe to the channel. Also let me know in the comment section what all you would like to watch further. Bye guys.